हेलो बच्चों, मैं धर्मवीर तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर। और कैसे हो आप लोग? ठीक। आज चलेगा लेक्चर नंबर 5 केमिस्ट्री का यूनिट सॉल्यूशन सेकंड है। इससे पहले आप कंसंट्रेशन कर चुके हो, बेसिक कंसेप्ट कर चुके हो और हेनरी लॉ कर चुके हो, सॉल्युबिलिटी कर चुके हो। तो आज जो चलने वाला है वो वेपर प्रेशर चलने वाला है और रॉल्ड्स लॉ चलने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर होती क्या है? तो नॉर्मली सभी बोल देते भाई वेपर की जो प्रेशर होती है वेपर। अब वेपर किससे बनता है? वेपर बनता है जब कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, जब कोई लिक्विड इवेपोरेट हो जाए। तो जब कोई लिक्विड इवेपोरेट हो जाएगा तो उसका जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? वेपर प्रेशर। लेकिन कंडीशन क्या होगी देखिए जरा। तो वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, और ये लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड और ये लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है। इज द प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapors, exerted by the vapors in equilibrium with the liquid या solution with the liquid or solution at a particular temperature, at a particular temperature। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ए पहले बना देता हूं थोड़ा सा। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो कंडीशन यहां पर अप्लाई हो गई है किसकी? इक्विलिब्रियम की। तो अब तुम्हें समझना होगा कि एक्चुअल में वेपर प्रेशर है क्या। अब वेपर प्रेशर बना किससे? वेपर प्रेशर बना तुम्हारा इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है भाई? इसकी जरूरत है नहीं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं। सबसे पहले तुमने एक कंटेनर लिया, ये लिया कंटेनर, और इस कंटेनर में तुमने कंटेनर लिया तुमने, और इस कंटेनर में तुमने एक लिक्विड भर लिया, पानी ले लो या अल्कोहल या कुछ और। एक लिक्विड है, लिक्विड ए मान लो। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, सॉल्यूट को बी मानना है और सॉल्वेंट को ए मानना है। तो मैंने ए ले लिया। अब ए लिक्विड है तो पूरा ए ही ए भरा हुआ है इसमें, ए और यहां पर भी ए हो जाएगा। अब एक बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि जब कोई लिक्विड इवेपोरेट होता है तो वो इवेपोरेशन जो होता है उन मॉलिक्यूल्स, यानी जो बीच में मॉलिक्यूल हैं, इन्हें बल्क मॉलिक्यूल बोलेंगे, बल्क मॉलिक्यूल, और ये हो गए सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल, डेफिनेशन को समझना। डेफिनेशन तो लिख दी मैंने, बता दिया आपको, लेकिन मैं उसे समझा रहा हूं। सरफेस मॉलिक्यूल तो जो वेपर में चेंज होते हैं वो बल्क के मॉलिक्यूल चेंज होते हैं या सरफेस के मॉलिक्यूल चेंज होते हैं? ये सरफेस मॉलिक्यूल है, ये बल्क वाले मॉलिक्यूल है। तो सिंपल सी बात है, जब तुम इस लिक्विड को हीट करोगे तो हीट से ये मॉलिक्यूल कहां चले जाएंगे? सरफेस पर। अब ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं, सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जब आपने 11th में टॉपिक पढ़ा था सरफेस टेंशन, तो वहां पर पता लगा था कि जो बल्क वाले मॉलिक्यूल है, बल्क में जो मॉलिक्यूल है, ये हर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ये मॉलिक्यूल इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, तो हर तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मतलब जो बल्क वाले मॉलिक्यूल हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केवल नीचे की तरफ लग रहा है। ऊपर लिक्विड ही नहीं है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो ऊपर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग सकता, तो केवल नीचे की तरफ लग रहा अट्रैक्शन फोर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें लेसर अट्रैक्शन फोर्स होता है।
लेसर अट्रैक्शन फोर्स। सेकंड, अब जो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो इन सबको छोड़ करके भाग रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल छोड़ करके भाग रहे हैं, सरफेस वाले छोड़ करके भाग रहे हैं, तो सरफेस वाले छोड़ करके भाग रहे हैं। तो सरफेस वाले छोड़ करके इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी कम है, सॉरी ज्यादा है, ज्यादा इनमें काइनेटिक एनर्जी कैसी है, ज्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स है कम। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, मोर काइनेटिक एनर्जी देन द अदर मॉलिक्यूल, देन द अदर मॉलिक्यूल। यानी जो सरफेस के पार्टिकल हैं, जो सरफेस के पार्टिकल हैं, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सरफेस को छोड़ करके भाग जाते हैं, वेपर बन जाती है, गैस बन जाती है। लेकिन उसका प्रेशर तो कहीं यूज नहीं हुआ, कहीं लगा ही नहीं उसका प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेनर है ये ओपन है। तो इसका मतलब आप ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर की बात नहीं करोगे। जब ये वेपर यहां से एस्केप हो गई, बाहर निकल गई, तो ये जो लिक्विड का मास है, लिक्विड का वेट है, धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, घटने लगेगा। यानी इन एन ओपन वेसल द वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। इन एन ओपन वेसल द वेट ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि जैसे ही आप इसको हीट करोगे लिक्विड को, तो इसका जो वेट है, लिक्विड का जो वेट है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा और वेपर एस्केप होने लगेगी, हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर आप इवेपोरेशन मतलब वेपर प्रेशर की बात नहीं कर सकते। तो वेपर प्रेशर के लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा, क्लोज्ड कंटेनर में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझो जरा, मैंने एक कंटेनर लिया, और इसमें लिक्विड भर दिया। हीट करोगे यहां से, ए मॉलिक्यूल है ये, ए मॉलिक्यूल। हीट करने से वेपर बनेगी, लेकिन इस बार वेपर बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर है। यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ATM। अब जैसे ही ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हेल्प से ये वेपर कंडेंस्ड हो जाएगा, कंडेंस्ड होने लगेगा। इसका मतलब इसमें इवेपोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। इवेपोरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। कोई लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड फिर ये जो गैस है लिक्विड में भी कन्वर्ट, यानी लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में, और गैस किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में। तो इक्विलिब्रियम हुआ, तो वही इक्विलिब्रियम है। अब इसके बाद में जब तुमने इसको हीट किया, वेपर बनी, कुछ लिक्विड कंडेंस्ड हुआ, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया। अब इस गैस का, इस वेपर का इस लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। बात आई समझ में? यानी किसी क्लोज्ड कंटेनर में, ये क्लोज कंटेनर हो गया, लिक्विड की जो वेपर होगी, वही वेपर इस लिक्विड के सरफेस पर, किसी लिक्विड की, ये लिक्विड है, किसी लिक्विड की वेपर उसी के सरफेस पर, वेपर मींस गैस, उसी के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब प्रेशर कब लगाएगी, उसी, ये कंटेनर हो गया मेरे पास में, कोई कंटेनर मान लो, अब उसके अंदर गैस है, अब वो गैस उसी के लिक्विड के सरफेस पर अपना प्रेशर लगा रही है, तो क्या बोलेंगे उसी को हम, वेपर प्रेशर। यानी क्लोज्ड कंटेनर में पॉसिबल है। अगर मैं वेपर प्रेशर बोलूं तो इसका मतलब कंटेनर कैसा होगा, क्लोज होगा। अगर मैं बार बार ना भी बोलूं क्लोज कंटेनर, तो वेपर प्रेशर बोल रहा हूं, समझ जाना कि वो क्लोज कंटेनर है। तो किसी क्लोज्ड कंटेनर में किसी लिक्विड की जो वेपर होगी, और वो वेपर उसी के सरफेस पर जो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसी को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो यही आपने लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड या सॉल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स
इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों? क्योंकि ये जो लिक्विड है किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, और गैस किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। तो इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। बार बार टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। आपको पता है कि टेम्परेचर के चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर नंबर 1 फर्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड ये हुआ फैक्टर अफेक्टिंग। समझने की कोशिश करना, मेरे पास में ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड ए है, ए लिक्विड, ए लिक्विड, ए लिक्विड, ए लिक्विड और यहां भी ए लिक्विड। अच्छे से समझना, बहुत आसान है। नेचर ऑफ लिक्विड, अगर इन पार्टिकल्स के बीच में आपस में, अगर इन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, अगर इन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो सरफेस वाले तुम देख रहे हो ये आसानी से एस्केप हो जाएंगे, निकल जाएंगे, यहां से चले जाएंगे। जब अट्रैक्शन फोर्स कम है तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने में तुम्हें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगी, याद रखना इस बात को। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। अब अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, तो इन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया अच्छे तरीके से, ठीक है, नहीं जाने दे रहे एक दूसरे को, भाई तू तो मेरा दोस्त है, मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। और जब ये एक दूसरे को जाने ही नहीं दे रहे तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कैसे हो जाएगी? कम, क्योंकि तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उसको वेपर में, इस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो बात आई कुछ समझ में? यानी अट्रैक्शन फोर्स, अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। ठीक है, एक बात समझो जरा, मैंने एक एग्जांपल लिखा कि H2O और इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल सेम टेम्परेचर पर इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी? ये वाटर है, ये इथेनॉल है, एल्कोहल, तो सेम टेम्परेचर पर इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी? तो आपने 11th में वाटर पढ़ा है और उस वाटर में H2O की स्ट्रक्चर भी देखी है। तो H2O की स्ट्रक्चर में तुमने देखा है कि H2O जो होता है वो हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बना लेता है? 4। अब इसमें हाइड्रोजन का C2H5OH और C2H5OH, इसमें हाइड्रोजन का केवल एक बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन यहां एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और यहां एक ही बॉन्ड बना रहा है। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया इसकी कंपैरिजन में। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग इसमें बॉन्ड है और इसमें इससे थोड़ा वीक है, तो इसका मतलब इसकी वेपर प्रेशर बनेगी कम और इसकी वेपर प्रेशर बनेगी ज्यादा। यानी इथेनॉल की वेपर प्रेशर ज्यादा और इसकी वेपर प्रेशर कम। ठीक है, एक और लिखा मैंने यहां पर कि C2H5OH एल्कोहल, इथेनॉल, C2H4OH, CH2OH और CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये एल्कोहल है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल,
CH2OH, CHOH और CH2OH, ये ग्लाइसेरॉल है, ग्लाइसेरॉल। इसमें एक अल्कोहल है, एक मतलब मोनो, तो इसे बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें दो अल्कोहल है, दो OH ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई अल्कोहल। और ये कैसा है, ट्राई अल्कोहल। ठीक है, तो एक में सिंगल OH है, यहां दो OH है, इसका मतलब यहां एक बॉन्ड बन रहा है, यहां डबल बन जाएगा, यहां और ज्यादा बॉन्ड बन जाएंगे। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, इसमें सबसे कम है। अब तुम बताओ इनमें सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसकी बनेगी? तो अल्कोहल की वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, उससे थोड़ी कम इसकी, उससे थोड़ी कम इसकी, यानी सबसे कम इसकी वेपर प्रेशर, उससे थोड़ी ज्यादा इसकी और सबसे ज्यादा इसकी। तो इसका मतलब यह हुआ कि वेपर प्रेशर के लिए सिंपल सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि अट्रैक्शन फोर्स अगर उनके बीच में ज्यादा होगा, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर कम बनेगी, और अगर कम अट्रैक्शन फोर्स है तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा था? फैक्टर अफेक्टिंग की। तो फैक्टर अफेक्टिंग में तुम्हारा हुआ नेचर ऑफ द लिक्विड या नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और नंबर दूसरी बात हो जाएगी यहां पर टेम्परेचर। नंबर सेकंड यही बता देता हूं, सेकंड टेम्परेचर। टेम्परेचर ये तो पता ही है तुम्हें, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर ज्यादा दोगे, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, मान लो इसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, नहीं होना चाह रहा वेपर में चेंज, इसको टेम्परेचर दो, और टेम्परेचर दो, और टेम्परेचर दो, कब तक वेपर में चेंज नहीं होगा? तो इसका मतलब वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, वेरी करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वेपर प्रेशर डेफिनेशन, ये जो भी समझाई थी मैंने, ये इन चीजों की जरूरत नहीं थी सब, लेकिन मुझे इवेपोरेशन बताना था, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर तुम्हारी समझ में अच्छे तरीके से आया। फैक्टर अफेक्टिंग की बात आई, फैक्टर अफेक्टिंग मैंने तुम्हें करा दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद मुझे बोर्ड ये साफ करना है, रफ करना है, तो अब मुझे बताना है रॉल्ट्स लॉ। ठीक है, अब रॉल्ट्स लॉ से पहले मुझे बताना है, जैसे मैंने बोला आपसे नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, तो मैं बोल दूं नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो यहां सब्सटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, नंबर एक वोलेटाइल और नंबर दूसरा नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। वोलेटाइल क्या है, नॉन वोलेटाइल क्या है, तो पहले मुझे बोर्ड मिटाना है, उसके बाद मैं लिखूंगा। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग में एक आया नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, थोड़ा ऊपर जा रहा है, इसे नीचे लिख देता हूं, नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस का नेचर है, सब्सटेंस का नेचर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, नंबर एक वोलेटाइल सब्सटेंस और नंबर दूसरा नॉन वोलेटाइल। अभी वोलेटाइल का यूज होगा रॉल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, और एक है रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल। ठीक है, डेफिनेशन दोनों की सेम है, एक ही डेफिनेशन है, एक याद करेंगे जो मैं तुम्हें लिखाऊंगा। ठीक है, नोट डाउन तो कर ही रहे हो आप। तो वोलेटाइल सॉल्यूट और एक होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। लेकिन वोलेटाइल है क्या? तो वोलेटाइल जो होते हैं नॉर्मली इसमें लिक्विड को लिया जाता है, यानी लिक्विड इसलिए ले रहे हैं हम इसमें कि वोलेटाइल ऐसे कंपोनेंट होते हैं, वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाए, जो आसानी से वेपर में चेंज हो जाए। और नॉन वोलेटाइल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आसानी से वेपर में चेंज ना हो, तो इसे क्या लेंगे हम? सॉलिड। तो सॉलिड को वेपर में चेंज करने के लिए पहले तुम्हें उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, फिर वेपर में, फिर गैस में चेंज करना है। तो इसका मतलब ये आसानी से गैस में चेंज नहीं हो सकते और ये आसानी से गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी इनकी जो वेपर प्रेशर है वो जीरो होगी, इनकी जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगी? जीरो। और वोलेटाइल की कुछ वेपर प्रेशर होगी। तो इसमें जो एग्जांपल ज्यादातर यूरिया होता है, यूरिया यानी NH2CONH2, एक शुगर C12H22O11 सुक्रोज बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज भी हो सकता है C6H12O6, ये सारे के सारे सॉलिड हैं। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल कहलाएंगे। दूसरा है वोलेटाइल, जो लिक्विड को लिए जा रहे हैं वोलेटाइल कंपोनेंट में, तो लिक्विड आसानी से वेपर में चेंज हो जाता है, जैसे अल्कोहल CH3OH, ये मीथेनॉल है,
C2H5OH इथेनॉल एल्कोहल हो गया। बेंजीन हो सकता है, टोलुइन हो सकता है, C6H5CH3, ये टोलुइन है, टोलुइन। ये सब नाम आप ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो जो नेचर है सब्सटेंस का, वो दो तरीके का है, नंबर एक वोलेटाइल और नंबर दूसरा नॉन वोलेटाइल। ये आसानी से वेपर में चेंज नहीं होंगे, ये आसानी से वेपर में चेंज हो जाएंगे। अभी जो बात आने वाली है वो किसकी आने वाली है? वोलेटाइल की आने वाली है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ही है, मैं इसको जरा मिटा देता हूं। अब समझो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होता है वो एक तो सॉल्यूट से मिलकर बनता है और एक सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो एक तो बना सॉल्यूट से मिलके और एक बना सॉल्वेंट से मिलके। ये भी वोलेटाइल है, वोलेटाइल, और ये भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है, ठीक है। मैंने आपसे बोला एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल अभी नहीं लेंगे, नॉन वोलेटाइल आएगा अगली क्लास में। नॉन वोलेटाइल का मतलब होगा रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यहां आएगा रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी ये भी वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल, ये भी आसानी से वेपर में चेंज होगा, ये भी आसानी से वेपर में चेंज होगा, ठीक है। अब दोनों वोलेटाइल हैं, आसानी से वेपर में चेंज होंगे। सॉल्यूट का सिंबल क्या बताया था मैंने? पहली क्लास में बताया था कि सॉल्यूट को आप बी से इंडिकेट करोगे हमेशा और सॉल्वेंट को ए से इंडिकेट कर लेना। वहां मैंने न्यूमेरिकल भी तुम्हें बताए थे, ठीक है। अब इसकी जो वेपर प्रेशर होगी तो मैं उसे क्या बोलूंगा? पी नॉट बी। पी नॉट बी, पी नॉट बी का मतलब हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। प्योर का मतलब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। जैसे मैंने एक लिक्विड लिया, मैंने बेंजीन लिया, बेंजीन को मैं हीट कर रहा हूं तो वेपर किसकी बनी? बेंजीन की, यानी वो सिंगल कंपोनेंट है, वो सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कोई और टोलुइन लिया, टोलुइन को हीट कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर किसकी बनेगी? टोलुइन की। मैंने एल्कोहल को लिया, इथेनॉल को लिया, उसको हीट कर रहा हूं तो वेपर प्रेशर किसकी बनेगी? इथेनॉल की। सिंगल लिक्विड की वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे हम? प्योर वेपर प्रेशर। ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए, तो ये क्या बन जाएगा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये ए की वेपर प्रेशर है और ये किसकी वेपर प्रेशर है? बी की वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर नहीं, प्योर वेपर प्रेशर। याद रखना, सिंगल कंपोनेंट की वेपर प्रेशर को प्योर बोलोगे आप और नॉट से इंडिकेट करोगे, ठीक है। अब ये एक लिक्विड, एक कंटेनर लिया तुमने, ये लिया कंटेनर और इसमें एक लिक्विड भर दिया। कौन सा लिक्विड? ए लिक्विड। तो वेपर प्रेशर भाई किसकी है? ए की, तो सिंबल क्या होगा? पी नॉट है। अब दूसरा लिक्विड लिया दूसरे कंटेनर में, अब वेपर प्रेशर किसकी है? बी की, तो क्या बोलोगे आप इसे? पी नॉट बी। ये ए की वेपर प्रेशर और ये बी की। ये ये हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। बी क्या है? सॉल्यूट है। ए क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन क्या होता है? दोनों का मिक्सचर। अब तुमने दोनों को मिला दिया। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ये मिला दिया। अब इसमें जो वेपर प्रेशर बन रही है वो किसकी बन रही है? ए की बन रही है और बी की बन रही है, दोनों की बन रही है क्योंकि मिक्सचर हो गया, ए और बी का मिक्सचर है। तो क्या मैं इस ए की वेपर प्रेशर को पी नॉट ए बोल दूं? क्या मैं इस बी की वेपर प्रेशर को पी नॉट बी बोल दूं? बोल दूं? नहीं। नॉट का मतलब सिंगल, सिंगल मतलब बिल्कुल प्योर। अब तो प्योर है ही नहीं है, मिक्स हो गए एक दूसरे में, मिक्स हो गए तो प्योर कहां रहे? तो अब आप इसको बोलोगे पी ए और पी बी। क्या बोलोगे? पी ए और पी बी। यानी अब ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब ये पार्शियल क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया, हेनरी लॉ में। एक बार फिर बता देता हूं कि मेरे पास में मिक्सचर है, कुछ मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर में एक लिक्विड का जो प्रेशर होगा उसे पार्शियल बोलेंगे, या एक गैस का जो प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल। जैसे ये मेरे पास में रूम है और इस रूम में जो गैस का मिक्सचर है, जो एयर है, उसमें गैसों का जो मिक्सचर है वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और CO2 है, मान लेता हूं मैं, 3 है। अब इसमें मैं केवल N2 के प्रेशर को निकालूं, N2 के पार्शियल प्रेशर को निकालूं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यानी इस टोटल में
इस टोटल में जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। इस टोटल प्रेशर में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। और इस टोटल, इस रूम में जो एयर है उसमें जो टोटल प्रेशर है तुम्हारी तीसरी गैस का, वो उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। तो सिंगल लिक्विड का जो प्रेशर है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर है। अब ये मिक्सचर बन गया यहां पर, तो ये पार्शियल प्रेशर है और ये क्या है, प्योर प्रेशर है, प्योर वेपर प्रेशर है। ठीक है, तो अब क्या है भाई, तो ये बताया गया रॉल्स ने कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। बात आई क्या समझ में कुछ? तो रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट चल रहा है। डेफिनेशन में यहां लिख रहा हूं, यहां पर रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट कि इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ component at a given temperature is directly proportional in a solution the partial vapor pressure of a component at a given temperature is directly proportional to the mole fraction of that component. In a solution the partial vapor pressure of a component, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ये तो चेंज ही नहीं करना है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यानी पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगी वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा यहां पर कि Pb इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी, Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। यही रॉल्स लॉ है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सेम इसके लिए हो जाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट की बारी आती है। कांस्टेंट, तो यहां देखो जरा कि आपने लिया Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, क्योंकि ए लिक्विड है। अब Pa प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। के मान लिया मैंने, काई ए। एक बात तुम्हें अच्छे तरीके से पता है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने मोल फ्रैक्शन के टॉपिक में बताया है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 होता है। यानी एक सॉल्यूशन में कितने भी लिक्विड हो, 1 2 3 4 5 कितने भी कंपोनेंट हो, सबका मोल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। अब मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल, वैसे इस वीडियो में तुम्हें लिंक दे दिया जाएगा मोल फ्रैक्शन का, या सर्च कर लेना ब्रिलियंट एकेडमी, और ब्रिलियंट एकेडमी में सर्च कर लेना मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा, या सर्च कर लेना मोल फ्रैक्शन बाय धर्मवीर सर, तब भी तुम्हें यह टॉपिक मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। निकालते कैसे, मोल फ्रैक्शन यानी मोल का फ्रैक्शन। अब मैं ए के मोल का फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो Na अपॉन में कितना हो जाएगा, Na प्लस में Nb। अगर मैं बी का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, Nb अपॉन में Na प्लस में Nb। उस वीडियो में मैंने इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराए हैं, तो तुम वो देख भी सकते हो और कर भी सकते हो। तो लिंक तुम्हें मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी आ जाएगा, आई बटन पे देख लेना, तो मोल फ्रैक्शन देख लेना वहां पर, और आता है तो वेरी गुड। अब देखो यहां पर, तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। अगर 4 कंपोनेंट है, सॉल्यूशन बना 4 कंपोनेंट से मिलके, तो उनका मिक्सचर, उनका जो मोल फ्रैक्शन है कितना है, 1। अब 3 से मिलके बना, अब भी मोल फ्रैक्शन कितना है, 1। अब 2 से मिलके बना, अब भी मोल फ्रैक्शन 1। और अब एक ही कंपोनेंट है, बस एक, मैंने बोला H2O, बस, और कुछ है ही नहीं उसमें, तो इसका मतलब उस केस में H2O का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें, इस कंटेनर में, जो तुम्हें कंटेनर ये दिखाई दे रहा है, ये रहा, इस कंटेनर में केवल एक ही लिक्विड है, A, और कोई नहीं है। और जब A ही है तो इसका मतलब A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 होगा। तो Pa इक्वल K का ये खत्म, 1 हो गया, तो इंटू 1। तो Pa किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया। क्लियर बात आई।
पी ए किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। अब ये नॉट ए क्या है भाई, नॉट ए, तो नॉट ए का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर, प्योर का मतलब सिंगल। तो ये जो लिक्विड आप ले रहे हो, ये जो लिक्विड आप ले रहे हो, ये सिंगल है या इसमें कुछ मिला हुआ है, ये अकेला है या दुकेला है, बताओ तुम। अकेला है, सिंगल है, सिंगल है, तो इसकी वेपर प्रेशर को क्या बोल रहे हो, पी नॉट ए। तो इसका मतलब पी नॉट ए इक्वल के, तो ये जो कांस्टेंट है ये किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए के बराबर। कांस्टेंट किसके बराबर आ गया, पी नॉट ए के बराबर। तो ये फॉर्मूला था तुम्हारे पास में, पी ए इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट किसके बराबर है, पी नॉट ए के बराबर। पी नॉट ए काई ए, सिमिलर पी बी इक्वल पी नॉट बी काई बी। अब सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो बात आई यहां तक समझ में, ये है रूल, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या बताया था मैंने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब यहां दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो आप कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हुआ तुम्हारा रॉल्स लॉ, इस पर बेस्ड चलने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो जल्दी से नोट डाउन करो आप लोग, ठीक है, करो जल्दी नोट डाउन। अभी बताया मैंने आपको रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी जो सॉल्यूशन है वो बना दो चीजों से। पहली बात तो बता दूं, सॉल्यूशन भी तुम्हारा, चलो यहां लिखता हूं पहले, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना। सॉल्यूट हो गया बी, सॉल्वेंट हो गया ए। ये वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है। इसकी वेपर प्रेशर होगी पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर, इसकी होगी पी नॉट बी। रॉल्स लॉ लगाओ इसमें, पी बी पी नॉट बी काई बी, पी ए पी नॉट ए काई ए, ठीक है। तो ये तो होगी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। मैं तो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तुमसे, किसकी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, पीटी मतलब टोटल वेपर प्रेशर, पीटी इक्वल पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो तो 11th में डेल्टन्स लॉ था, आ रहा है याद, क्या सोच रहे हो कि पढ़ा तो था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो डेल्टन्स लॉ में क्या बताया था आपने, क्या पढ़ा था तुमने, कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द गैस, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द गैसेज। तो अलग अलग गैसों के मिक्सचर का जो सम होगा, इंडिविजुअल गैसों के मिक्सचर का जो प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर। तो यहां सॉल्यूशन की बात चल रही है लिक्विड की, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हुआ, तो टोटल प्रेशर इक्वल पी ए, पी ए ये रहा, पी नॉट ए काई ए प्लस पी बी, पी बी ये रहा, पी नॉट बी काई बी, ठीक है। अब एक ग्राफ बना लेते हैं, देखो ठीक है। तो यहां आ जाएगा वेपर प्रेशर, यहां लिया मैंने ए कोई कंपोनेंट ए, अब ए है तो इसका मतलब प्योर होगा, यहां लिया बी, बी है तो ये भी क्या होगा, प्योर होगा। जब ए है तो वेपर प्रेशर जो होगी वो केवल ए की बनेगी, इसमें बी है ही नहीं, तो ए है तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1,
क्योंकि इसमें कोई दूसरा मिक्स नहीं है और मोल फ्रैक्शन कितना होता है, सम होता है, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो काई बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बी तो डाला ही नहीं है तुमने, यहां बी तो है ही नहीं। तो वेपर प्रेशर भी किसकी बनी, ए की बनी, यानी पी नॉट ए बोला गया। कितना बोला गया, पी नॉट ए। यहां केवल बी है, ए नहीं है, यानी यहां से इधर की तरफ जो अमाउंट बढ़ रही है वो किसकी बढ़ रही है, बी की, और यहां से इधर की तरफ अमाउंट किसकी बढ़ रही है, ए की। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, प्योर है ये भी, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास काई बी इक्वल 1 और काई ए इक्वल 0, प्योर वेपर प्रेशर है। तो वेपर प्रेशर यहां किसकी बनी, बी की, तो ये बन गई बी की। अब ये मत समझना इसके बराबर ही बनेगी, इससे ज्यादा या इससे कम, वो तो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है, किसी में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, किसी में अट्रैक्शन फोर्स कम, सिमिलर किसी में नहीं होता, दो लिक्विड में सिमिलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये इधर की तरफ अब बी की वैल्यू कम होती जा रही है और यहां बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहां ए की वैल्यू है, तो ये क्या लग जाएगा यहां पर, पी ए इक्वल पी नॉट ए काई ए, और ये क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल पी नॉट बी काई बी, और ये हो जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। तो पी टी या केवल पी लिख दो, इक्वल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, इन दोनों का सम, ये रहा, इन दोनों का सम। अब पी टी इक्वल पी ए पी नॉट ए काई ए, आपको पता है काई ए प्लस काई बी इक्वल 1 होता है, तो काई ए इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई बी। तो या तो ए को बी के रेस्पेक्ट में ले आए या बी को ए में बदल लें, या बी को ए में या ए को बी में। तो मैंने ए को बी में बदल लिया, चेंज कर लिया, तो यहां लिख दूं मैं 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। तो पी टी इक्वल कितना हो जाएगा, पी नॉट ए, ये पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी, ठीक है। अब पी टी इक्वल, सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया पी नॉट बी काई बी, माइनस अब इसको लिख लिया पी नॉट ए काई बी, अब इसको लिख लिया प्लस पी नॉट ए। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो टोटल प्रेशर इक्वल कितना हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट। ये एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसे, मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं जरा, ठीक है, करो। कर लिया, याद रखना ये फॉर्मूला। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है क्वेश्चन की, आसान बहुत है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 and 700 mm of Hg at 350 Kelvin respectively शॉर्ट में लिख दिया। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन of the liquid mixture find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mm. Also find the composition of the vapor phase. Also find the composition of the vapor phase. ये क्वेश्चन है। देखिए, ए की वेपर प्रेशर दी है आपको कितनी, ये
बी की वेपर प्रेशर दी है, ए की वेपर प्रेशर मतलब प्योर, P नॉट A इक्वल 450 mm, P नॉट B इक्वल 700 mm, P इक्वल 600 mm। ठीक है। अभी एक फॉर्मूला आया था तुम्हारे पास में कि टोटल वेपर प्रेशर इक्वल होगा PA प्लस PB। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। तो PA की वैल्यू आपने क्या रखी थी, P नॉट A काई A, और यहां P नॉट B काई B। तो टोटल वेपर प्रेशर ये कितना आपने ले लिया था, P नॉट A 1 माइनस काई B, 1 माइनस काई B प्लस P नॉट B काई B। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ गया, P नॉट A माइनस P नॉट A काई B प्लस P नॉट B काई B। टोटल वेपर प्रेशर P नॉट B काई B, P नॉट A काई B, P नॉट A, PT इक्वल P नॉट B माइनस P नॉट A कॉमन ले लिया गया था यहां पर, ठीक है, काई B प्लस P नॉट A। टोटल वेपर प्रेशर कितना, 600। P नॉट B कितना, 700, P नॉट A कितना, 450, काई B प्लस P नॉट A कितना, 450। काई भी सॉल्व करना पड़ेगा भाई, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो काई भी तुम्हारा लगभग आएगा 0.6 के आसपास। तो काई A कितना हो जाएगा, कैलकुलेट जरूर कर लेना, ऐसे ही नहीं। काई A कितना हो जाएगा 0.4, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 से ज्यादा नहीं होता। तो दोनों का सम कितना है 1। चलो 1 करके 1 में से माइनस करके दिखा देता हूं। 1 माइनस काई B यानी 0.6 इक्वल कितना आ जाएगा 0.4, ये आ गया, ठीक है। तो आपने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, ये रहा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यही आपसे कह रहा है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड A एंड B इतने mm दे रखा है, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन, तो निकल गया। फिर आगे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज, यानी आपको मोल फ्रैक्शन यानी वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन की टर्म में फाइंड करना है। तो देखो जरा कॉम्पोजिशन की टर्म में, तो देखो जरा फॉर्मूला क्या होता है, PA इक्वल P नॉट A काई A, और PB इक्वल क्या होता है, P नॉट B काई B। तो PA इक्वल P नॉट A 450, काई A कितना, काई A 0.4, PB इक्वल P नॉट B कितना 700, ये रहा, इंटू काई B कितना, काई B 0.6, 420 mm 180 mm। अब मोल फ्रैक्शन की टर्म में निकालना है, मतलब कॉम्पोजिशन की टर्म में निकालना है। तो PA इक्वल कितना हो जाएगा, PA अपॉन PA प्लस PB। तो PA 180 PB 420, 180 अपॉन 600 कैंसिल आउट, 0.3 आ जाएगा, कितना 0.3। और सम तो आप जानते हो, फिर PB कितना कर दोगे, 1 माइनस 0.3 इक्वल कितना 0.7, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हुआ, जल्दी से करो, इसे करो। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नई चीज आ गई, आइडियल क्या है, फिलहाल छोड़ो आइडियल क्या है, फिलहाल छोड़ो आइडियल क्या है, क्योंकि मैंने आइडियल या नॉन आइडियल की बात नहीं की, केवल रॉल्स लॉ की बात की है। तो हेप्टेन और ऑक्टेन मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं एट 373 केल्विन, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड components are
105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली what will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ये रहा, ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन, 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन को मिला करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया। मैं कह रहा हूं आइडियल थोड़ी देर के लिए रहने दो, अगले लेक्चर के लिए, अगले में आ जाएगा। इनको मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। एक का वेपर प्रेशर इतना है और एक का वेपर प्रेशर इतना है, तो बताओ टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हेप्टेन ऑक्टेन, हेप्टेन का वेट दिया है, ऑक्टेन का वेट दिया है, वेपर प्रेशर दी है, इसकी वेपर प्रेशर दी है, दोनों के मिक्सचर, दोनों को मिला दो तो इनका वेपर प्रेशर कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो भाई हेप्टेन का फॉर्मूला और ऑक्टेन का फॉर्मूला, एल्केन का फॉर्मूला जानते हो, CnH2n+2। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन एटम, तो 7 पुट कर दो, n = 7 इसकी जगह पर, तो कितना जाएगा C7H16। तो ये हेप्टेन हो गया। अगर मैं ऑक्टेन की बात करूंगा तो आप n = 8 पुट कर दो यहां पर, तो C8H18। अब मैं वेट की बात कर रहा हूं, वेट, हेप्टेन का वेट दिया है, हेप्टेन, ये रहा हेप्टेन 26 ग्राम, और ऑक्टेन का वेट दिया है 35 ग्राम। मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं, हेप्टेन, इसका मोलर मास तो निकाल ही दोगे। 12 × 7 + 1 × 16 तो 100 आ गया ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास निकाल दोगे आप, 18 × 12 और 18 × 1 प्लस करके बीच में, तो 114 आ गया ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन गिवन वेट अपॉन मोलर मास 26/100 0.26। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन इक्वल गिवन वेट अपॉन मोलर मास 35/114। तो ये मैंने कैलकुलेट कर दिया 26/100, उसको तुम करो। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.31। कर दिया तुमने कैलकुलेट, देखो कितनी जल्दी कर देते हो, है नहीं। तो मोल आए हैं मोल, अब निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन। हेप्टेन के मोल 0.26, 0.26, 0.31। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन तो 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, तो इसको तो सॉल्व कर ही लोगे आप इतने पोर्शन को। ठीक है, 0.26 अपॉन 6 और 1 7 और 3 2 5, पॉइंट से पॉइंट 26 बाई, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आ जाएगा तुम्हारा 0.45 समथिंग, 456। ठीक है, अब इसमें से माइनस में कर ही दोगे तुम, 1 में से इसको माइनस, 1 - 0.456 बच्चों कर दोगे ना, तो कितना आ जाएगा 0.54। ये आ गया। तो मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का आ गया, लेकिन तुम्हें तो टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, अब टोटल वेपर प्रेशर के लिए तुम्हें चाहिए P हेप्टेन इक्वल P0 हेप्टेन इंटू काई हेप्टेन। तो P हेप्टेन इक्वल P0, हेप्टेन की प्योर वेपर प्रेशर। तो हेप्टेन की प्योर वेपर प्रेशर कौन सी है भाई, देखो जरा, हेप्टेन की प्योर वेपर प्रेशर 105.2, 105.2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना है, ये हेप्टेन है, ये रहा 0.456,
तो पी हेप्टेन इक्वल इतने किलो पास्कल। दूसरा, पी ऑक्टेन इक्वल पी नॉट ऑक्टेन काई ऑक्टेन। तो पी ऑक्टेन इक्वल पी नॉट ऑक्टेन, ऑक्टेन का 46.8 इनटू ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन 0.544। तो पी ऑक्टेन इक्वल इतना किलो पास्कल। अब ये तो हेप्टेन का आया, ये ऑक्टेन का आया, टोटल तुमसे पूछ रहा है टोटल। तो पीटी इक्वल कितना हो जाएगा, पी हेप्टेन प्लस पी ऑक्टेन। तो हेप्टेन ये रहा, ऑक्टेन ये रहा, आ गया आंसर किलो पास्कल। लिख लो, ये लास्ट न्यूमेरिकल हुआ हमारा रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल पर। अगली वीडियो कल आएगी, कल मिलेंगे लेक्चर 6 के साथ, और उसमें कराया जाएगा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह, जितनी हो जाए मैक्सिमम। ठीक है, ओके बाय।